नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, आखिर मेरी पत्नी रात को मुझे दूध में मिलाकर क्या पिलाती थी और आधी रात को वो कहाँ जाती थी। अरे भाई, जल्दी से विदाई का काम पूरा करो, हमें दुल्हन को लेकर जल्दी से निकलना है। दलबीर ने लड़की के बाप से थोड़ा घबराए हुए स्वर में कहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है लाला जी, लड़की के मामा ने सवाल किया। कुछ नहीं भाई साहब, आप तो जानते ही हैं जिस रास्ते से हम निकल कर जाएंगे उस रास्ते में वो भयानक जंगल पड़ता है और लोग कहते हैं कि वहाँ कोई डायन रहती है। अरे आप भी किन बेकार की बातों पर यकीन कर रहे हो, डायन वायन कुछ नहीं होता। कुछ लोग हंसी भी करने लगे। अरे आप कुछ भी सोचो, आप जल्दी से विदाई करवाइए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। कुछ देर बाद सभी दुल्हन को लेकर निकल पड़े। पिताजी आप परेशान मत हो, हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएंगे। अमित ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी, पर कहीं न कहीं चिंता उसको भी थी। सूरज अपने आशियाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भैया गाड़ी वाले को बोलो थोड़ा जल्दी चलाए, राहुल ने अपने भाई से चिंता भरे स्वर में कहा। जंगल में से गाड़ी जैसे ही गुजरी, सबके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। सभी भगवान को याद करने लगे और हनुमान का जाप करने लगे। दुल्हन भी एक सीट पर सिमटी घबराई हुई सी बैठी थी। तुम परेशान मत हो, राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे तसल्ली दी। अंधेरा छाने लगा, सूरज पूरी तरह छिप गया। अचानक से गाड़ी रुक गई। घर सबने एक साथ कहा, क्या हो गया? देखता हूँ, ड्राइवर ने कहा, जो कि खुद डरा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से बाहर भी जाके। सबने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। ड्राइवर ने कहा, शायद इंजन में कुछ गड़बड़ है, नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। कोई मेरे साथ चलो। सब उसके मुंह को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने अचानक से बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया हो। कौन जाएगा आप ड्राइवर के साथ? नीचे किसकी इतनी हिम्मत है? दलबीर ने कहा, मैं चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा नीचे। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक टॉर्च लेकर नीचे उतरे, इधर उधर देखा। ड्राइवर बोला, मैं गाड़ी के नीचे जाता हूँ, तुम यहीं गाड़ी के पास रुकना। ठीक है, अमित ने कहा। दुल्हन ने धीरे से राहुल से टॉयलेट जाने को बोला। अब वो क्या करे? वो गाड़ी के दरवाजे के पास आकर अमित से बात बताई। उसने कहा, दुल्हन को गाड़ी के पास ही ले जाओ, डरो मत, मैं हूँ यहाँ। दुल्हन डरती डरती नीचे उतरी और गाड़ी के एक तरफ ही बैठ गई। राहुल मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अचानक से तेज हवा चली, सभी डर गए। चलो, गाड़ी ठीक ही हो गई। लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। सभी गाड़ी में बैठ गए। सबने चैन की सांस ली। सब आपस में बातें कर रहे थे। चलो, किसी को कुछ नहीं हुआ, बेकार में ही हम लोग परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर में जंगल पार हो गया और सभी अपने गांव पहुंच गए। द्वार पर खड़ी माँ और कुछ गांव की महिलाओं ने पूछा कि इतना वक्त कहाँ लग गया। अरे पूछो मत माँ, बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा। पहले नई दुल्हन को प्रवेश तो कराओ। हाँ हाँ, सभी रस्में हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। रात में दुल्हन की तबीयत थोड़ी बिगड़ सी गई। सबने सोचा सफ़र की थकान है, उसे आराम करने को बोलकर राहुल भी वहीं पास में लेट गया। पर कुछ चल रहा था उसके मन में, जिसने उथल पुथल मचा रखी थी। पर क्या था जो चल रहा था? वही सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। रात का तीसरा पहर, काफ़ी तेज हवा चल रही थी। अचानक से मेरी आंख खुल गई। प्रभा, यहाँ तुम खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने झटके से पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैं डर गया। उसकी आंखें लाल और ज्वाला सी भरी हुई थी, बाल बिखरे हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था प्रभा के ये रूप। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर मेरी आंखों में अब नींद कहाँ। कल सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अरे अभी तक सोए हो देवर जी? भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला। प्रभा अभी तक सो रही थी। मैं तेज़ी से बाहर निकल गया। किसी से कोई बात नहीं की, मन बहुत बेचैन हो रहा था। किससे बताऊं कल रात की बात? दिन भर इधर उधर घूमने के बाद मैं घर लौटा। कहाँ गायब थे नवाब? पिताजी ने घर में पैर रखते ही पूछा। कहीं नहीं। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। जी। मैं अंदर गया। अरे कहाँ चला गया था? अभी कितने ही रस्में बाकी है। ये सुनकर मैं फिर से डरा हुआ महसूस करने लगा। अब क्या माँ?
चल बैठ जा यहाँ चुपचाप करके, भाभी ने मजाक करते हुए कहा। रात का तीसरा पहर और प्रभा कमरे में नहीं थी। मैंने सारा कमरा सही से देखा पर वो नहीं थी। सारे घर में देखा पर कहीं नहीं। इतनी रात को अचानक घर के दरवाजे पर नज़र पड़ी, वो खुला था। मैंने आसपास सभी जगह देखा पर वो कहीं नज़र नहीं आई। क्या करूं? घर में सबको बताऊं तो सब मेरी ही लापरवाही बताएंगे। मैं अंदर कमरे में आया तो मेरे होश ही उड़ गए। प्रभा बिस्तर पर सो रही थी पर अभी तो यहाँ कोई नहीं था। यही क्या, पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। फिर अचानक से ये कहाँ से? कल सुबह गांव में देखा, हाहाकार मची थी। मैंने देखा कि रति का पूरा परिवार मृत पड़ा था, पर ये कैसे? मैंने पास से देखा तो सबके शरीर पर तेज नाखूनों के निशान थे। सब यही बोल रहे थे कि ये किसी डायन का ही काम है। कुछ दिन यूं ही निकल गए पर मेरा तो दिन का चैन और रातों की नींद सब छिन गए थे। मैं बुझा बुझा सा रहने लगा। किसी से कुछ भी कहने की कोई हिम्मत नहीं हो पा रही थी। भाई ने कई बार पूछा भी पर मैं कुछ बता न सका। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। प्रभा ने दवाई दी पर मैंने खाई नहीं। प्रभा ने मुझसे पूछा, आप मुझसे बात भी नहीं करते? एक पति की तरह कोई बात नहीं? मैंने एक बात कई बार देखी थी, प्रभा दिन में तो बहुत अच्छी हो जाती, घर का सारा काम करती, सबके दिल में भी जगह भी बना ली, लेकिन रात होते होते वो कुछ बदल सी जाती, अजीब सी हरकतें करने लगती और रात में न जाने कहाँ गायब हो जाती और थोड़ी देर में फिर वहीं कमरे में आ जाती। क्या हो रहा था? सब समझ से परे था। यही सोच रहा था कि प्रभा कमरे में आ गई। उसके हाथ में रोज़ाना की तरह दूध का गिलास था। ऐसा क्या था इस दूध में जिसे पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था? आपके लिए दूध, प्रभा ने हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ किया। रख दो, पी लूँगा। अभी पी लो। कहा ना पी लूँगा, मैंने गुस्से से कहा। प्रभा जाकर बिस्तर पर लेट गई पर वो मुझे देख रही थी, इसलिए मैंने दूध पीने का नाटक किया और पीकर लेट गया। उसे लगा मैं सो गया। रात का फिर वही तीसरा पहर। प्रभा अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आज इसके राज का पर्दाफाश करना ही होगा। मैं चुपके से उसके पीछे चल दिया। वो पागलों की तरह बस चले ही जा रही थी, पर जा कहाँ रही थी? मैं उसके पीछे पीछे जंगल तक चला गया। वो एक खंडहर में जाकर कहीं गुम हो गई। मैं अंदर गया तो क्या देखा? वो एक बड़ी देवी की मूर्ति के आगे कुछ बोल रही थी, पर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खंडहर के चारों तरफ नज़र घुमाई तो एक बड़े से पिंजरे के अंदर एक बच्चा बंद था जो कि रोए जा रहा था, पर प्रभा को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था और देखते ही देखते उसने उस बच्चे का खून पी लिया। मैं डर के मारे काँप रहा था। प्रभा डायन है क्या? मेरी शादी एक डायन से हुई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? और मैं अचानक से बेहोश हो गया। सुबह जब आंखें खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। प्रभा मेरे सामने बैठी थी। मैं यहाँ कैसे आया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तुम दूर हटो, यहाँ से चली जाओ मेरे घर से। मेरे घर वालों को छोड़ दो। सभी घर वाले मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे डायन प्रभा नहीं मैं हूँ। पर मैं सबको कैसे बताऊँ कि प्रभा आपकी छोटी बहू नहीं, एक डायन है। जो भी गाँव में हो रहा है वो सब इसने किया है। कौन यकीन करेगा मेरी बातों का? एक दिन मैंने सारी बात अमित भाई को बताई। पहले तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनको एक एक बात बताई तो उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया। उसके बाद हम एक तांत्रिक के पास गए और उसे सारी बात बताएं। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे किसी बात पर बहुत गहरा अध्ययन कर रहा हो। रात में प्रभा फिर से उस खंडहर की तरफ जाने लगी। इस बार मैं अकेला उसके पीछे नहीं था, भाई और तांत्रिक भी हमारे साथ थे। हम उसी खंडहर में पहुंच गए। देखा प्रभा उस बड़ी देवी की प्रतिमा के आगे न जाने क्या क्या बोल रही थी। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी, भाई की चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने हाथों से उनका मुंह बंद कर दिया। वो प्रभा अब एक भयानक डायन के रूप में आ चुकी थी। इतना भयानक चेहरा कि अगर कोई दिन में भी देखे तो डर जाए। सारे मुंह पर खून लगा था, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून, खुले बाल। कितना भयानक रूप था उसका। तभी वो तांत्रिक पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हो गया। हम दोनों वहीं पीछे छुपे रहे। कौन हो तुम? तांत्रिक ने उस डायन से पूछा। तुम यहाँ कैसे आए? उस डायन ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। मैं तेरा अंत तभी कर देती हूँ।
इतना कहकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ किया तो वो तांत्रिक दूर जाकर पड़ा। डायन जोर जोर से हंसने लगी। उसे अपने इस वार पर बहुत घमंड हो रहा था। तांत्रिक ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे अपने बस में कर लिया। अब बोल, कौन है तू? वो एक बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और तांत्रिक से बोल रही थी, एक बार छोड़ दे मुझे, फिर देख क्या हाल करती हूँ तेरा। पहले ये बता, कौन है तू? यहाँ कैसे आई? वो हंसने लगी। वो तड़प रही थी, मैं उस घने जंगल की डायन हूँ। वो तड़प रही थी, मैं उस घने जंगल की डायन हूँ। रात जब वो बारात वहाँ से निकली तो मैं उस दुल्हन के शरीर में घुस गई। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए मैंने उसके शरीर को ही अपना नया घर बना लिया। ये कहकर वो अट्ठास करके हंसने लगी। अब तुम्हें इसका शरीर छोड़कर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अब ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस एक बार मुझे छोड़ दे। उसने एक मुट्ठी बबूत लेकर उस पर मारी और उसे अपनी एक कांच की बोतल में बंद कर लिया। हम अभी भी वहीं पिलर के पीछे से ये सब देख रहे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी सामने जाने की। अब वो एक बोतल में साफ साफ नजर आ रही थी और तड़प रही थी। प्रभा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में तांत्रिक वहाँ से बोतल लेकर चला गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, अपनी विजय की। प्रभा को होश आने लगा था। हम दोनों ने उसे उठाया और घर की तरफ चल दिए। इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, सुबह बस होने ही वाली थी। थोड़ी देर बाद प्रभा बिस्तर पर थी और मैं उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ, अभी सुबह नहीं हुई क्या? प्रभा ने पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी ही हुई है सुबह। पूरा बदन क्यों दर्द कर रहा है मेरा? प्रभा ने पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो आज। तभी भाई भी कमरे में आ गए। बोले, आज ही तुम दोनों ऊटी जा रहे हो घूमने, शादी के बाद कहीं गए भी नहीं। अब मेरी ज़िंदगी की सुबह हो चुकी थी। जैसे ये बात मैंने भाई से मन ही मन कही और उन्होंने समझ भी लिया हो, वो खंडहर हम दोनों के सीने में हमेशा के लिए दफन हो गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।